कहाँ तक हुआ था? अच्छा, कैल्शियम। चलिए, मेटल के बारे में पढ़ रहे थे और सोडियम पढ़े थे, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, तीन धातुओं को पढ़े थे और तीनों धातु से रिलेटेड प्रश्न बन गया सारा। कि दिक्कत हुआ किसी में? दिक्कत हुआ है? अच्छा, पहले आज धातुओं को लेते हैं, फिर क्वेश्चन देखेंगे। कैल्शियम, कैल्शियम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंतर्गत यह वर्ग 2 में और पीरियड 4 का तत्व है, यही न है। कैल्शियम जो कि धातु है, धातु ही पढ़ रहे हैं, और इसका जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है कि क्या हुआ, आवाज क्या आ रहा है? इसमें क्या आ रहा है साउंड जी? तो कैल्शियम जिसका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आपके सामने में है, ये ग्रुप 2 वर्ग 2 और पीरियड 4 यानी आवर्त 4 का सदस्य है। और अगर यह ग्रुप 2 का है तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि यह आपका क्षारीय मृदा धातु है। कैल्शियम कैसा धातु है? क्षारीय मृदा धातु। यानी कि क्षारीय मृदा धातु अगर है तो एक बात क्लियर है कि इसका आप ऑक्साइड देख लीजिए, चाहे इसका हाइड्रोक्साइड देख लीजिए, इन दोनों की ही प्रकृति क्या मिलेगी आपको? क्षारीय मिलेगी। सोडियम के भी ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड की प्रकृति क्षारीय थी, वो भी क्षारीय धातु था। मैग्नीशियम के भी ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड की प्रकृति क्षारीय ही थी, और कैल्शियम के भी ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड की प्रकृति क्षारीय ही होती है। वैसे भी आप जानते होंगे कि धातु का ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय ही होती है, और कुछ धातु के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड की प्रकृति जो है एम्फोटेरिक होता है, उभयधर्मी होता है। तो ये बात हमको पहले से मालूम है कि धातु का ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड है, या तो वो क्षारीय या हाइड्रोक्साइड लीजिए या ऑक्साइड लीजिए, वो आपको क्षारीय होता है या एम्फोटेरिक उभयधर्मी होता है। तो कैल्शियम क्षारीय मृदा धातु है, और इसकी स्थिति को देख लीजिए। इसका जो कैल्शियम का जो परमाणु संख्या है Z बराबर वो कितना होता है? 20 होता है। परमाणु संख्या को किस में इंडिकेट करते हैं? Z में। तो परमाणु संख्या इसका 20 है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 20 हो गया। 2 2 4 10 2 12 6 18 2 20। तो कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है वह 20 होता है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो आपके सामने में है। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा कक्षा में छोड़ दूँ 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरा कक्षा में छोड़ दूँ 8 इलेक्ट्रॉन है, चौथा कक्षा में अंतिम 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कैल्शियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? 2। कैल्शियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? 2। और इसमें कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या 18। कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। तो कैल्शियम एक क्षारीय मृदा धातु है जो वर्ग 2 आवर्त 4 का सदस्य है। आवर्त 4 का सदस्य है। किसी भी तत्व के परमाणु में जितना सेल होते हैं उतना ही उसका आवर्त संख्या होता है। आप देख रहे हैं इसमें सेलों की संख्या कितनी है?
4 है, इसलिए कैल्शियम का आवर्त संख्या भी कितना है? 4 है। तो कैल्शियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2 हो गया। कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 18 हो गया। कैल्शियम में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या 18। तो इतनी तो मामूली बात है। और हाँ, घनत्व तो इसका भी बहुत कम होता है। अब तक आप देख रहे थे कि मैग्नीशियम का घनत्व जो था 1.74 था ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में। एल्युमिनियम का घनत्व 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब था। सोडियम का तो जल से भी कम था, सोडियम का जल से भी कम था। लेकिन सोडियम के बाद मैग्नीशियम का जो घनत्व था, डेंसिटी था, वो 1.74 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। एल्युमिनियम का घनत्व 2.7, इन दोनों से ही कम होता है। कैल्शियम का घनत्व 1.55 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो घनत्व की बात करेंगे तो कैल्शियम बहुत ही हल्की धातु है। हल्की मतलब जितना कम घनत्व उतना कम हल्का, जितना अधिक घनत्व उतना अधिक भारी। घनत्व तो ऐसी ही भौतिक राशि है जो हल्केपन और भारीपन के बारे में बताता है। तो कैल्शियम की स्थिति आपके सामने में है। यह मैग्नीशियम और एल्युमिनियम से भी हल्का है। कैल्शियम का डेंसिटी 1.55 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि यह मैग्नीशियम एल्युमिनियम से ही भी क्या है? हल्का है। सीधा आप समझिए कि धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला क्षारीय धातु है और उसके बाद सबसे कम घनत्व वाला क्षारीय मृदा धातु है। एल्युमिनियम मैग्नीशियम की बात करिएगा, ये ना, मैग्नीशियम भी आपका क्षारीय मृदा धातु है। मैग्नीशियम भी क्या है? लेकिन एल्युमिनियम का आप देख रहे 2.7 है, ये क्षारीय मृदा धातु नहीं है। तो घनत्व तो सबसे कम किन धातु के होते हैं? क्षारीय धातु के। उससे कुछ ज्यादा घनत्व तो किसके होते हैं? क्षारीय मृदा धातु के होते हैं। क्लियर हो गया? अब आइए इसको कैसे हम प्राप्त करेंगे। तो कैल्शियम क्षारीय मृदा धातु है। अगर पूछ दे कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति क्या होगी? क्षारीय होगी। एक बात ये भी जान लीजिए कि हम ये तो जान गए कि क्षारीय धातु होगा तो उसका ऑक्साइड क्षारीय होगा, क्षारीय मृदा धातु भी होगा तो उसका भी ऑक्साइड क्षारीय होगा, ये क्लियर है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी याद रखिए कि हाइड्रोक्साइड की भी प्रकृति क्या होगी। आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लीजिए, तो हाइड्रोक्साइड की भी प्रकृति क्षारीय ही होगी। तो क्षारीय मृदा धातु हो या क्षारीय धातु हो, उनके ऑक्साइड के साथ साथ उनके हाइड्रोक्साइड की भी प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। क्षारीय धातु में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, क्षारीय मृदा धातु में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। अब मैग्नीशियम में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना देखे थे? 2। कैल्शियम में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। क्षारीय धातु में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, क्षारीय मृदा धातु में 2। अब इस कैल्शियम को कैसे प्राप्त किया जाएगा? तो पृथ्वी के भूपर पट्टी पर अगर कैल्शियम के हम अयस्कों को देखें तो अयस्क आपको मिलेगा। पहला सबसे ज्यादा जो पृथ्वी पर उपलब्ध है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का आपको कैल्शियम कार्बोनेट अयस्क मिलेगा, एक ये है। दूसरा फ्लू और एस्पार, फ्लू और एस्पार CaF2। एल्यूमिना का जब गला रहे थे तो उसमें फ्लू और एस्पार मिलाए थे, याद है कि ना? तो कैल्शियम का जो सबसे प्रमुख अयस्क है, जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, वो है कैल्शियम कार्बोनेट, सबसे आम अयस्क। दूसरा प्रमुख अयस्क है फ्लू और एस्पार। तीसरा है आपको फॉस्फोराइट, फॉस्फोराइट, ये फॉस्फाइट अयस्क है, फॉस्फोराइट, फॉस्फोराइट। और चौथा प्रमुख अयस्क है आपका क्या? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2।
तो कैल्शियम के जो अयस्क अवेलेबल हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट, फ्लोरोस्पार, फॉस्फोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड, अब ये तीनों जो है ये आपको तीनों पृथ्वी के भूपर पट्टी से प्राप्त होता है, पृथ्वी के भूपर पट्टी से। और अगर इसकी बात करें तो ये आपको प्राप्त होता है कहां? समुद्री जल से, ठीक है ना। तो कैल्शियम के मुख्य 4 अयस्क है, कैल्शियम कार्बोनेट, फ्लोरोस्पार, फास्फोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, जिनमें ये जो 3 अयस्क है कैल्शियम कार्बोनेट, फ्लोरोस्पार, फास्फोराइड, ये उपलब्ध है आपको पृथ्वी के भूपर पट्टी पर। लेकिन ये जो चौथा अयस्क है इसकी प्राप्ति कौन से की जाती है? समुद्री जल से की जाती है। कैल्शियम क्लोराइड की प्राप्ति भूपर पट्टी पर न होकर समुद्री जल से होती है। समुद्री जल में पर्याप्त मात्रा में घुले होते हैं कौन? कैल्शियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के बाद कैल्शियम क्लोराइड भी समुद्री जल में व्यापक मात्रा में पाए जाते हैं। अब इन 4 अयस्कों में कैल्शियम को निकाला किससे जाता है? तो सबसे आसान तरीका है कैल्शियम को निकालने के लिए कौन? कैल्शियम क्लोराइड। 90% से भी अधिक कैल्शियम की प्राप्ति किससे की जाती है? कैल्शियम क्लोराइड से की जाती है। कार्बोनेट, फ्लोरोस्पार, फास्फोराइड इन सब में बिल्कुल नहीं होता है। सबसे ज्यादा कैल्शियम निकालने के लिए इस्तेमाल होता है किसका? कैल्शियम क्लोराइड के बाद दूसरा जो अयस्क है जिससे कैल्शियम निकाला जाता है वो कौन है? फ्लोरोस्पार है। क्या है? फ्लोरोस्पार है। कैल्शियम कार्बोनेट और फास्फोराइड से कैल्शियम की प्राप्ति नहीं की जाती है, क्योंकि इन दोनों से कैल्शियम को प्राप्त करना कठिन और बहुत ज्यादा खर्चीला होता है। कैल्शियम कार्बोनेट और फास्फोराइड से कैल्शियम की प्राप्ति नहीं की जाती है। कैल्शियम 90% से भी अधिक कैल्शियम की प्राप्ति किससे होती है? कैल्शियम क्लोराइड से। अथोड़ा बहुत किससे होती है? फ्लोरोस्पार से। कैसी होती है? आसान तरीका आप जान गए कैसे होंगे। कैल्शियम क्लोराइड का सीधा कर देते हैं क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कर देते हैं दोस्तों? अब इलेक्ट्रोलाइसिस तो आप समझ ही गए हैं कई बार, अब इसका जिक्र कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस कर देते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान एक समस्या और है। इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, एनोड पर निकलेगा, ठीक है, एनोड पर निकलेगा कौन गैस? ठीक है, एनोड पर निकलेगा आपको कौन? क्लोरीन गैस निकलेगा। और कैथोड पर निकल जाएगा आपका क्या? कैल्शियम निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? इलेक्ट्रोलाइसिस जब करते हैं तो धातु हमेशा कैथोड पर, अधातु हमेशा एनोड पर निकलते हैं, क्योंकि अधातु ऋणात्मक प्रकृति के होते हैं, इसीलिए वो धनात्मक के तरफ चले जाते हैं, और धातु धनात्मक प्रकृति के होते हैं, इसीलिए वो ऋणात्मक कैथोड के प्लेट पर जाकर अटकता है। कई बार जिक्र कर चुके हैं। अब ध्यान दीजिए कि कैल्शियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन करके कैल्शियम की प्राप्ति की जाती है। अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा कैल्शियम कैल्शियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से ही प्राप्त किया जाता है। लेकिन कैल्शियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन करने में एक समस्या बनी है। वो समस्या है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बहुत ज्यादा होता है। इसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है। कैल्शियम क्लोराइड का गलनांक बहुत ज्यादा होता है। और आप जानते हैं कि किसी भी क्लोराइड को अगर हम, किसी भी यौगिक का अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, किसी भी यौगिक का अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो उसे लिक्विड अवस्था में लाना बहुत जरूरी होता है। या तो लिक्विड अवस्था में लाइए या फिर उसको आप जलीय विलयन बनाइए। लेकिन जलीय विलयन हम उसी का बनाते हैं जो धातु कम अभिक्रियाशील होते हैं। क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है, इसीलिए उसे जल में घुलाकर इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं करेंगे। क्षारीय धातु सोडियम पोटेशियम और क्षारीय मृदा धातु कैल्शियम मैग्नीशियम, इसके यौगिकों का इलेक्ट्रोलाइसिस आप करिएगा धातु प्राप्त करने के लिए, तो आपको जलीय विलयन नहीं चाहिए, आपको डायरेक्ट गलाना पड़ेगा, गलाकर लिक्विड अवस्था में लाना पड़ेगा।
आप कहिएगा ऐसा क्यों? तो अगर आप कैल्शियम क्लोराइड को जल में घुलाकर इलेक्ट्रोलाइसिस करिएगा तो कैथोड पर निकलेगा क्या? कैल्शियम। और आपके इलेक्ट्रोलाइसिस वाले बर्तन में तो जल है, कैल्शियम निकलेगा, निकलते के साथ ही सीधे कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा एनोड पर। कैल्शियम ऑक्साइड सीधे बना लेगा, सॉरी ऑक्सीजन, हाँ ठीक बोले, जल से अभिक्रिया करेगा। तुरंत ये किससे अभिक्रिया कर बैठेगा? आपके जल से अभिक्रिया कर बैठेगा। कहिएगा काहे हम देखते रहेंगे अभिक्रिया नहीं होगा? देखिएगा क्या बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है यह। तुरंत अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। तो आपको कैल्शियम की प्राप्ति होगी ही नहीं। तो क्षारीय मृदा धातु और क्षारीय धातु, दोनों ही धातु, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सब धातु के यौगिकों का विद्युत अपघटन करके अगर आप धातु प्राप्त करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आपको गलाना पड़ेगा। उसका जलीय विलयन इस्तेमाल आप नहीं कर सकते इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए। तो कैल्शियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करेंगे, कैथोड पर क्या प्राप्त होगा? कैल्शियम प्राप्त होगा। लेकिन आपको पहले लिक्विड अवस्था में लाना होगा, कैल्शियम क्लोराइड को लिक्विड अवस्था में लाना होगा, और इसको गलाने में बहुत ज्यादा खर्च, क्योंकि गलनांक बहुत ज्यादा होता है, गलनांक बहुत ज्यादा होता है। तो इसका एक उपाय है, कैल्शियम क्लोराइड में थोड़ा कैल्शियम फ्लोरेस्पार, फ्लो और एस्पार मिला देंगे। कैल्शियम क्लोराइड में फ्लो और एस्पार थोड़ा सा मिला देंगे। गलनांक बहुत ज्यादा क्या होता है? घट जाता है। बहुत ज्यादा क्या होता है? घट जाता है। इससे पहले आप देखे थे कि एल्यूमिना का गलनांक घटाने के लिए उसमें क्रायोलाइट मिलाया गया था। क्रायोलाइट के बाद और गलनांक घटाने के लिए फ्लोरेस्पार मिला दिया गया था। तो कैल्शियम क्लोराइड को अगर आप विद्युत अपघटन कर रहे हैं तो इसके गलनांक को घटाने के लिए कैल्शियम क्लोराइड में क्या मिलाया जाता है? कैल्शियम फ्लोराइड मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? कैल्शियम फ्लोराइड मिलाया जाता है। कोई दिक्कत है? बात समझ गए? तो कैल्शियम की प्राप्ति हो गई कि नहीं हो गई? कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। एक बार पुनः ध्यान दीजिए कि कैल्शियम की अगर अयस्कों की बात करें तो कैल्शियम के अयस्क कैल्शियम कार्बोनेट, फ्लो और एस्पार फॉस्फोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है। और सबसे ज़्यादा कैल्शियम की प्राप्ति किससे की जाती है? कैल्शियम क्लोराइड से की जाती है। कैल्शियम क्लोराइड का व्यापक स्तर पर कहाँ से निकाला जाता है? समुद्री जल से निकाला जाता है। कैल्शियम क्लोराइड निकालकर विद्युत अपघटन करेंगे तो एनोड पर क्या प्राप्त होगा? क्लोरीन। कैथोड पर क्या प्राप्त होगा? कैल्शियम प्राप्त होगा। लेकिन कैल्शियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करने से पहले आपको गलाना पड़ेगा, जिसके लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? क्या मिलाया जाता है? फ्लोर एस्पार मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? क्लियर? अब आ जाइए, धातु तो अब जानते हैं, सोना और तांबा को छोड़कर सभी धातु चांदी की तरह सफेद होते हैं। चाहे सोडियम की बात करें, मैग्नीशियम की बात करें, एल्युमिनियम की बात करें, कैल्शियम की बात करें, दो मात्र धातु है, एक सोना जो पीले रंग का है और एक आपका तांबा जो लाल रंग का है। बाकी सारे धातु चांदी की तरह सफेद होता है। बाकी सारी धातु चांदी की तरह सफेद होता है। अब आते हैं कैल्शियम की उपयोगिता की बात कर ले। कैल्शियम का शुद्ध अवस्था में कोई व्यापक उपयोग नहीं है। शुद्ध अवस्था में जो कहिएगा कहीं पर कैल्शियम, जैसे कि लोहा, एल्युमिनियम सबका इस्तेमाल होता है, तो उस तरह कैल्शियम धातु का शुद्ध अवस्था में बहुत कम उपयोग है, ना के बराबर ही लगभग। आपको भी इतनी बड़ी लाइफ हो गई है, कभी कैल्शियम का डायरेक्ट इस्तेमाल देखे होंगे? नहीं। तो कैल्शियम की जो शुद्ध अवस्था में एकदम प्योर धातु की अगर बात करें कैल्शियम, तो क्या उनकी उपयोगिता है? नहीं है। और कैल्शियम की बात नहीं करते हैं। लोहा एल्युमिनियम को छोड़ दीजिए, लोहा एल्युमिनियम को अगर छोड़ दीजिए
तो कोई भी धातु शुद्ध अवस्था में ज्यादा उपयोगी नहीं है। धातुओं का राजा सोना कहा जाता है, वो भी बेचारा शुद्ध अवस्था में कोई उपयोग नहीं कर सकते, कोई आभूषण तैयार नहीं हो सकता है शुद्ध सोना का, क्योंकि इतने मुलायम ही होते हैं। मिश्र धातुओं में बदलना पड़ता है धातुओं को, तब जाकर सोने की उपयोगिता बढ़ती है। तो एल्युमिनियम और लोहा ये दोनों व्यापक स्तर पर अर्थव्यवस्था में इस्तेमाल होने वाले धातु है शुद्ध अवस्था में। लेकिन कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम भी शुद्ध अवस्था में ज्यादा उपयोगी नहीं है, इनका भी यौगिक उपयोग में आते हैं। कैल्शियम के कई सारे कंपाउंड हैं जिसका व्यापक स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो कैल्शियम धातु की स्थिति यही है दोस्तों कि शुद्ध अवस्था में कैल्शियम भी ज्यादा उपयोगी नहीं है, इनका यौगिक ही बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कौन कौन यौगिक महत्वपूर्ण है कैल्शियम का, आइए उसको देखकर समझते हैं हम लोग। लेकिन उससे पहले कैल्शियम के बारे में कुछ फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते। उदाहरण, अगर आप कैल्शियम को पूरा गर्म करिए तो इसके ज्वाला का जो रंग होता है ईंट के तरह लाल, ईंट के तरह लाल इसलिए लिख दिया है कि कोई कहेगा नहीं ईंट तो सर लाल नहीं होता, पीला टाइप का होता है, तो ईंट की तरह लाल है। अब आप ईंट को जो माना मान लीजिए, पका हुआ ईंट, ये नहीं कहेगा कच्चा ईंट तो ज्वाला करेंगे। अभी सोडियम जलाए थे, सोडियम पीला था ना, सोडियम पीले रंग का ज्वाला दिया था। मैग्नीशियम को जब जलाए थे तो उजले रंग का, मैग्नीशियम जब जलाए थे मैग्नीशियम के ज्वाला का रंग उजला सफेद। सोडियम जब जलाए थे तो उसके ज्वाला का रंग पीला था। और ये जो कैल्शियम है इसको अगर आप जलाएंगे तो कैल्शियम जो जलता है तो इसके ज्वाला का रंग ईंट के तरह लाल होता है, इसके ज्वाला का रंग ईंट के तरह लाल होता है। एक फैक्ट कैल्शियम के बारे में यह याद रखना है कि कैल्शियम जब जलता है तो इसके ज्वाला का रंग ईंट के तरह लाल होता है, ज्वाला का रंग ईंट की तरह लाल होता है। दूसरा क्या याद रखना है? दूसरा याद रखना है कि आप जानते हैं कि मिल्क, दूध जो है वह एक कंप्लीट फूड है, ठीक है ना। दूध क्या है? कंप्लीट फूड है। और दूध कंप्लीट फूड है मतलब क्या? एक शिशु के लिए उसके माँ का दूध कंप्लीट फूड है। ये नहीं कोई दूध ले आएंगे और कंप्लीट फूड हम ले रहे हैं, ठीक है। वयस्कों के हिसाब से बिल्कुल भी दूध कंप्लीट फूड नहीं है। एक बच्चों के लिए, एक शिशु के लिए उसकी माँ का दूध जो होता है वो कंप्लीट फूड होता है। लेकिन किसी भी प्राणी के दूध की अगर बात करें तो वो उनके बच्चों के लिए कंप्लीट फूड होते हैं। उनमें सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, सारे पोषक तत्व। अगर दूध में किसी पोषक तत्व की कमी होती है तो वो लोहा और विटामिन सी की कमी होती है। विटामिन सी और लोहा दूध में नहीं पाए जाते। लेकिन दूध में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाले खनिज लवण जो होते हैं वो कौन होते हैं? वो आपका कौन होते हैं? कैल्शियम होते हैं। दूसरा फैक्ट कैल्शियम के बारे में ये याद रखना जरूरी है कि दूध जो कि एक कंप्लीट फूड के उदाहरण है, दूध कंप्लीट फूड के उदाहरण है और इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में जो खनिज लवण उपलब्ध होते हैं वो कौन होते हैं? कैल्शियम होते हैं। सबसे ज्यादा खनिज लवण जो उपलब्ध होते हैं वो कौन होते हैं? कैल्शियम होते हैं। कौन होते हैं? कैल्शियम होते हैं। तीसरा फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि दूध में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले खनिज लवण जो है कैल्शियम है। तीसरा कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा उपलब्ध खनिज लवण भी आपको कौन है? कैल्शियम। एक वयस्क मानव में 1200 ग्राम कैल्शियम पाया जाता है। कितना? 1200 ग्राम।
तो हमारे शरीर में भी कई खनिज लवणों की आवश्यकता है। हमारे भी शरीर में कई खनिज लवणों की आवश्यकता है, लेकिन उन खनिज लवणों में, मानव शरीर की हम बात करेंगे, उन खनिज लवणों में सबसे ज्यादा मात्रा में जो उपस्थित है वो कौन है? कैल्शियम। एक वयस्क मानव के शरीर में कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है? 1200 ग्राम होती है। एक वयस्क मानव के शरीर में कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है? 1200 ग्राम होती है। और कैल्शियम का सीधा संबंध हड्डियों के स्वस्थ विकास से है। मानव शरीर में कैल्शियम का सीधा संबंध हड्डियों के विकास से है और बड़ी सेंसिटिव है कैल्शियम मानव शरीर हेतु। जरा सा भी इसकी मात्रा कम हुआ हड्डियां कमजोर पड़ने लगती है। मानव शरीर में हड्डियों के स्वस्थ विकास के लिए कैल्शियम एक अनिवार्य खनिज है जो शरीर में रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो इसका सीधा संबंध हड्डियों से है। हड्डियां कमजोर हो जाएगी कैल्शियम के अभाव में। प्रतिदिन कैल्शियम को भोजन के साथ लेना आवश्यक हो जाता है। तो 3 तथ्य आपके सामने में रखे हैं। याद ही हो गया आपको कि कैल्शियम को जब जलाएंगे तो इसके ज्वाला का रंग ईंट के तरह क्या होता है? लाल होता है। ज्वाला का रंग ईंट के तरह क्या होता है? लाल होता है। दूध जो एक कंप्लीट फूड है जिसमें कई सारे खनिज लवण होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन होते हैं? कैल्शियम होते हैं। मानव शरीर को भी कई खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। सबसे ज्यादा किसकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम की आवश्यकता होती है। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में कैल्शियम की मात्रा कितनी? 1200 ग्राम। तो शुद्ध अवस्था में ज्यादा उपयोगी नहीं है कैल्शियम। इनका यौगिक का इस्तेमाल व्यापक तरह से किया जाता है। व्यापक तरह से इनके यौगिकों का इस्तेमाल किया जाता है। अब ध्यान दीजिए कि व्यापक तरह से जो इस्तेमाल होता है तो कौन कौन से यौगिक है। तो आइए कैल्शियम के यौगिकों को हम देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, इसका कई नाम है। पहला इसका नाम है आपका क्या? काली चूना कहते हैं। काली चूना कहते हैं, काली चूना नहीं कह दीजिएगा आप। इसे क्विक लाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसे बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड 3 नामों से प्रचलित है। आप कैल्शियम ऑक्साइड को काली चूना कह सकते हैं, क्विक लाइम कह सकते हैं और बिना बुझा हुआ चूना, और चूना भी कह सकते हैं। इसे कोई दिक्कत नहीं, चूना यही है कैल्शियम ऑक्साइड। चूना जो देखते हैं घर में सफेदी करने से पहले या पान के साथ ही खाने से पहले चूना को पानी में दिया जाता था। जिसको आप पानी में दे रहे हैं, जो उजले ढेले हैं, वो कौन है? कैल्शियम ऑक्साइड है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो ठोस होते हैं, ढेले के समान होते हैं, इन्हें काली चूना, क्विक लाइम और बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है। और इनका जो निर्माण होता है तो पृथ्वी के भूपर पट्टी पर व्यापक मात्रा में फैला हुआ कौन? कैल्शियम कार्बोनेट। कोई कमी नहीं पृथ्वी के भूपर पट्टी पर। राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में तो और भी बहुत व्यापक पैमाने पर उपलब्ध है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जो निर्मित किया जाता है, तो आप कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर दीजिए 1273 केल्विन, और यह बन के तैयार हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम या बिना बुझा हुआ चूना को जो निर्मित किया जाता है एक खास प्रकार के भट्ठी में कैल्शियम कार्बोनेट को 1273 केल्विन गर्म कीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होगी।
तो यही रिएक्शन भट्ठी में संपन्न होता है और कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। और यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो रिएक्शन है ना, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करिए, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब फिर कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए जिस भट्ठी में हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, उस भट्ठी में जो ये रिएक्शन होकर कैल्शियम ऑक्साइड की प्राप्ति होती है, तो ये रिएक्शन हमारा कैसा हो जाता है? रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है। कैसा रिएक्शन? अब रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में आपको बताए थे कि रिवर्सिबल रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए प्रोडक्ट में से अगर एक ही प्रोडक्ट है तो उसको तुरंत वहां से हटाइए, और दो से अधिक प्रोडक्ट है तो किसी एक को हटा लीजिए। तो भट्ठी में, चूना बनाने की भट्ठी में चूना ही है दोस्तों। चूना बनाने के भट्ठी में यह ध्यान रखता है कि जल्दी जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकले। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर नहीं निकला, भट्टी में रह जाता कुछ मात्रा, तो पता चलेगा चूना बना था, अब फिर तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया है। भट्टी गर्म होते रहेगा, अब भट्टी में वही इधर उधर होते रहेगा, प्राप्ति नहीं होगा। तो चूना बनाने की भट्टी का जो टेम्परेचर होता है 1273 केल्विन होता है। और चूने बनाने की भट्टी में सबसे बड़ी सावधानी ये रखनी पड़ती है कि निकला हुआ बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड गैस तुरंत भट्टी से क्या हो जाए? बाहर हो जाए, नहीं तो रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल है। क्लियर हो गया? समझ गए? इतनी ही बात समझना है। कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में इतनी ही बात समझना है। अब आइए कि इसका ये तो समझ गए कि काली चूना, क्विकलाइम, बिना बुझा हुआ चूना क्या है, समझ ही गए आप। कैसे बनाया जाता है, रिएक्शन किस प्रकार का होता है, आप समझ ही गए। अब इसका उपयोग क्या होगा? तो सबसे ज्यादा उपयोग तो खैनी खाने में, पान खाने में, गुटखा बनाने में होता है जी। तो इसका इस्तेमाल चूने के रूप में करते हैं। अब सीधा काहे बोले, चूना के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। घरों की सफेदी करने में होता है, ठीक है ना। अब तो आर्थिक स्थिति लोगों की इतनी बेहतर होगी कि चूना से बहुत कम सफेदी करता है, ठीक है। सब एड देख देख कर एशियन पेंटे चाहिए सबको, क्या? तो नहीं तो जब 2000 पहले के दशक की बात कर रहे थे तो इसका व्यापक तौर पर घरों की सफेदी करने में इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल चूने के रूप में तो किया ही जाता है। इसका इस्तेमाल जो किया जाता है किसी भी चीज को जल्दी सुखाने में, ड्राइंग एजेंट के रूप में होता है, शुष्क कारक के रूप में होता है। अब जमीन बहुत गीला हुआ है, जमीन बहुत गीला हुआ है, जल्द सुखाना है। मान लीजिए शादी का मौसम है, भोज वाला मौसम है, अब पानी गिर गया, होते रहता वहां सब कांड होते रहता है। शादी है, भोज है, पानी गिरेगा ही गिरेगा, ठीक है। तो पानी गिर गया, आपको जल्द सुखाना है। तो जल्द सुखाने के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन कम खर्चे में होता है कि आप किसका छिड़काव कर दीजिए? कैल्शियम ऑक्साइड का छिड़काव कर दीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड छिड़केगा, ये इतना जल्दी अवशोषित करते हैं जल का कि आप हैरान रह जाइएगा। तुरंत सारा जल को अवशोषित करके किसमें बदल जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि कली चूना चूने के तौर पर तो इस्तेमाल होता ही होता है। इसका व्यापक तौर पर शुष्क कारक के रूप में इस्तेमाल हो जाता है। और एक और खासियत इस कैल्शियम ऑक्साइड की, एक और खासियत कि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। इससे पहले जब मैग्नीशियम पढ़ा रहे थे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में बताए थे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होने के कारण इसका भट्ठी का भीतरी लेयर बनाया जाता,
भट्ठी जिसमें किसी भी चीज को हम गर्म करते हैं, उसका भीतरी लेयर किससे बनाया जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। क्यों? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा था। मैग्नीशियम ऑक्साइड का ऑप्शन कौन है? कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड का भी गलनांक बहुत ज्यादा होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का भी गलनांक बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसका भी इस्तेमाल हम भट्ठी के भीतरी लेयर को बनाने में कर सकते थे, जैसा हम किसका किए थे? मैग्नीशियम ऑक्साइड का किए थे। क्लियर है? बात समझ गए? इतनी ही बात याद रखना है, कैल्शियम ऑक्साइड को किन किन नामों से जाना जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड को भट्ठी में कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करके बनाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट पृथ्वी के भूपर पट्टी पर व्यापक मात्रा में उपलब्ध है, कोई कमी नहीं है इसकी। कैल्शियम कार्बोनेट को भट्ठी में गर्म करके ही क्विकलाइम या कली चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को बनाया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग चूने के रूप में किया जाता है, शुष्क कारक के रूप में किया जाता है, और कैल्शियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीशियम ऑक्साइड की तरह काफी उच्च होते हैं, इसीलिए भट्ठी के भीतरी लेयर तैयार किया जाता है। इससे भट्ठी का भीतरी लेयर तैयार किया जाता है। क्लियर है? इतनी ही बात याद रखना है। अगला कंपाउंड पर आते हैं। एक क्वेश्चन है, कली चूना क्विकलाइम अलग अलग नहीं, ये तीनों एक ही है, एक दूसरे का पर्यायवाची है, इसको कहते हैं, अलग अलग नहीं है। दूसरा जो प्रमुख यौगिक है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं दोस्तों? बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कैल्शियम ऑक्साइड ये बिना बुझा हुआ चूना है। और आप जानते हैं कि बुझाने के लिए क्या डालना पड़ता है? जल डालना पड़ता है, चाहे आग बुझानी हो या कैल्शियम ऑक्साइड बुझानी हो। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो बिना बुझा हुआ चूना है, इस पर आप जल डाल दीजिए या जल में इसको डाल दीजिए, तो ये आपस में रिएक्शन करके, ये रिएक्शन तो आप देख ही लिए हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और ये अभिक्रिया जो होता है प्रबल उष्माक्षेपी होता है। आप चूने को जल में डालते हुए जरूर देखे होंगे कभी ना कभी। चूने के ढेले को जैसे ही जल में डालते हैं, एकदम कहते हैं कि फदफदाते हुए रिएक्शन शुरू होता है, यानी एक व्यापक पैमाने पर क्या निकलते हैं? उष्मा निकलते हैं। यानी कैल्शियम ऑक्साइड और जल के बीच का जो रिएक्शन है ना, वो उष्माक्षेपी होता है। क्या होता है? उष्माक्षेपी होता है। इस रिएक्शन में पर्याप्त उष्मा निकलती है। पर्याप्त उष्मा निकलती है तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनकर तैयार है। अब देखिए कि आप जो कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग किए थे, तो चूने के रूप में भी उपयोग किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड का, तो किस में परिवर्तित कर कर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित कर कर। कैल्शियम ऑक्साइड का हम चूने के तौर पर इस्तेमाल किए थे, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करने के बाद इस्तेमाल करने के लिए उसे कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। घरों की सफेदी के लिए जो हम चूना इस्तेमाल करते हैं, तो घरों की सफेदी के लिए जो चूना है उसको पहले जल में डालकर क्या बनाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है। वास्तविकता यही है कि कैल्शियम ऑक्साइड का व्यापक तौर पर इस्तेमाल चूने के रूप में घरों की सफेदी करने में जो हुआ था, वह कैल्शियम ऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करके हुआ था। क्लियर है? बात समझ गए ना? घरों की सफेदी करते हैं तो किससे करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड से। अब आप ध्यान दीजिए दोस्तों कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ही व्यापक तौर पर इस्तेमाल होता है। और एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि घरों की सफेदी किससे करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से? तो घरों की सफेदी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ही होती है। खरीद कर हालांकि लाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ही हम घरों की सफेदी करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो एक क्वेश्चन यहां पर बनता है कि जब हम बुझे हुए चूने से घरों की सफेदी करते हैं तो घर तुरंत चमकता नहीं है, तुरंत चमकता नहीं है, एक दो दिन के बाद उसमें चमक आती है। सूखने के बाद एक दो घंटा ने एक दिन लग जाता है क्या? हाँ, वो हमें दिवाली के मौसम में करवाए तो उस समय ठंडी रहता बिहार में, 3-4 दिन लग सकता है कि ना है? तो घरों की जो सफेदी करते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो चमक जो आती है घरों पर एक दो दिन बाद आती है। तो चमक कब आती है? तो ध्यान दीजिएगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आप घर की पुताई कर दिए। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जो घर की पुताई कर रहे हैं आप, वो वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करता है? अभिक्रिया करता है। वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करता है? अभिक्रिया करता है। वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड से जब अभिक्रिया करता है तो बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट, बना लेता है। क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि सांग मार। और जब तक कैल्शियम कार्बोनेट का परत नहीं बना तब तक चमक आती नहीं। तो घरों की पुताई करने पर दीवारों की चमक एक दो दिन बाद आती है या थोड़ा देर से आती है। तो दीवारों में चमक तब आएगा जब क्या बनकर तैयार होगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनकर तैयार होगा। क्या बनकर तैयार होगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनकर तैयार होगा। जब तक कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनेगा दीवारों पर चमक नहीं आएगी। समझ गए कि नहीं? और धीरे धीरे रिएक्शन होते ही जाता है, बहुत सारे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, फिर वो गिरता है झरझर के दीवार से। समझे कि नहीं समझे? तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, समझ गए बात को? कैल्शियम ऑक्साइड का जो व्यापक तौर पर इस्तेमाल हुआ था चूने के रूप में, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाकर ही हुआ था। सफेदी करने में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तीसरा कंपाउंड पर हम आ जाते हैं। पहला कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा कैल्शियम, और कैल्शियम ऑक्साइड की तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, कम नहीं होता है। तीसरा कंपाउंड कौन है? कैल्शियम। अब इसकी तो बातें क्या करना है। कैल्शियम कार्बोनेट का हम उपयोग देख लिए थे चूना बनाने के लिए, और ये पृथ्वी के ऊपर पट्टी पर बहुत ज्यादा है। आप ये शुरुआत में ही पढ़े थे कि अयस्कों के साथ जो अशुद्धि मिली होती है उसे क्या कहते हैं? गैंग। और ये सबसे बदनाम गैंग है, मतलब अशुद्धि है। क्या गैंग का मतलब गैंग हो जाता नहीं जी। तो आप भूपर पट्टी से कोई अयस्क को निकालिए, ये आपको उसके साथ अशुद्धि के रूप में मौजूद रहेगा। ऐसा क्यों भी? ऐसा इसलिए कि है ही इतना ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनाया जाता? बनाने का काम क्या? इतना ऊपर पट्टी पर ले आइए कहीं से, कायल बनाएंगे इसको? बिल्कुल नहीं बनाते हैं इसको। लेकिन लैब में इसका इस्तेमाल होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए?
कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो प्रयोगशाला में केमिस्ट्री के लैब में तैयार होता है, केमिस्ट्री के लैब में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण इसी कैल्शियम कार्बोनेट से किया जाता है। किया तो आप एसिड बेस वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं ना। एसिड बेस वाला चैप्टर अगर आप पढ़ चुके तो आपको पता होगा कि अम्ल जब किसी धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो कौन गैस देता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। यह धातु का कार्बोनेट, इसको आप किसी भी अम्लों से अभिक्रिया करा दीजिए, किसी भी अम्लों से अभिक्रिया करा दीजिए, आपका बनकर तैयार है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट ये व्यापक मात्रा में पृथ्वी के भूपर पट्टी पर उपलब्ध है। इसकी उपलब्धता इतनी अधिक है कैल्शियम कार्बोनेट की कि लगभग हर धातु के अयस्क जो भूपर पट्टी से प्राप्त होते हैं उनमें ये गैंग के रूप में मौजूद रहते हैं। इस्तेमाल क्या है? तो इस्तेमाल तो इसका जब जानते हैं सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसमें? क्या? दंत मंजन बनाने में। हाँ, दंत मंजन। दंत मंजन का भी जमाना लगता चला गया है। क्या पहले तो दंत मंजन ही था। डाबर लाल कोलगेट, पेप्सोडेंट ब्रांड चलता है कि बंद हो गया है? चलता है। आजकल तो गांव गए तो गांव के भी दीवार पर एकदम क्लोजअप का बड़ा एड, क्लोजअप जो है, ठीक है ना, टीवी पर तो उसका एड चलते ही रहता है। गांव में देखिए दीवार पर किया क्लोजअप किया कि नहीं किया, ठीक है। तो अब तो दंत मंजन की शायद ही बहुत कम ही उपयोगिता कोई उपयोग कर रहे होंगे, लेकिन दंत मंजन बनाने में व्यापक तौर पर बेस मटेरियल के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। एकदम ये भी उजले होते हैं, कैल्शियम खुद उजला है, कंपाउंड भी उजले। चूना को तो आप देखे होंगे ना, लगभग उसी तरह का सारा कंपाउंड होता है, कुछ भी नहीं होता है जिसकी हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन ये भी आपका उजले। टेलीकॉम पाउडर बनाने का भी बेस मटेरियल क्या यूज कर लिया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। यानी किसी भी चीज का बेस मटेरियल के रूप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हानिकारक नहीं है, वाइट होता है। तो टेलीकॉम पाउडर जो आपको बताया जाता है कि ये है वो है, तुलसी है, पुदीना है, कुछ नहीं है, तो सबसे ज्यादा जो इसमें क्या रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट रहता है कि ना है? आजकल सारा प्रोडक्ट में आयुर्वेदिक चीज भरा हुआ है ना जी। खासकर ब्यूटी प्रोडक्ट जो आप बिकता है तो ब्यूटी प्रोडक्ट कम, एलोवेरा का एकदम बड़ा पौधा दिखाएगा, डायरेक्ट एलोवेरे है। अब भारत में हमको नहीं लगता 1% किसान एलोवेरा की खेती कर रहा है, पता नहीं कहां से उतना एलोवेरा आता है कि नहीं है? मतलब स्थिति यह है कि जितना घी भारत के किसान उत्पादन करते नहीं है उसका 10 गुना घी बिक रहा है मार्केट में। स्थिति यह है, दूध जितना उत्पादन हो रहा है प्लस जितना भारत आयात कर रहा है दूधों का, मिल्क प्रोडक्ट का, उसका 1.5 गुना बड़ा मार्केट है, उपलब्ध है। दूध का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है, लेकिन मांग पूरी नहीं होती है। दाल का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है, लेकिन मांग पूरी नहीं होती है। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है, मांग पूरी नहीं होती है। तो कई चीजों का आयात, चीनी में सेकंड हो गया है, अच्छा चीनी में सेकंड हो गया। खैर हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर रहे थे, तो कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में कोई ज्यादा चीज जानने की जरूरी नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट का एक व्यापक उपयोग हम चूने बनाने के लिए कर लिए थे। दूसरा प्रमुख उपयोग कैल्शियम कार्बोनेट को कि लैब में अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो कैल्शियम कार्बोनेट की ही प्रक्रिया हम अम्लों से कराकर करते हैं।
कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट के नामों को लेकर भारी विविधता है। कैल्शियम कार्बोनेट के नामों को लेकर एक भारी विविधता है। कई नामों से जाना जाता है। रासायनिक नाम तो है ही कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन इसको खरिया भी कहा जाता है, इसको लाइम स्टोन भी कहा जाता है, लाइम स्टोन भी कहा जाता है, इसको चूना पत्थर भी कहा जाता है, चूना पत्थर भी कहा जाता है। खरिया, लाइमस्टोन, चूना पत्थर, यही संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, संगमरमर का। तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इनके नामों को लेकर काफी विविधता है। इसे कई नाम से जाना जाता है। खरिया भी रासायनिक रूप से कैल्शियम कार्बोनेट है, लाइम स्टोन भी रासायनिक रूप से कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना पत्थर भी रासायनिक रूप से कैल्शियम कार्बोनेट है, संगमरमर भी रासायनिक रूप से कैल्शियम कार्बोनेट है। तो नाम को लेकर काफी विविधता है और सारा नाम आप जान गए, इसके बाद और कोई ज्यादा नाम नहीं है। तो इन नामों को आप याद रखिए कि खरिया, लाइमस्टोन, चूना पत्थर, संगमरमर, खरिया, लाइमस्टोन, चूना पत्थर, संगमरमर, ये सभी रासायनिक रूप से क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। ये सभी रासायनिक रूप से क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। चौथा कंपाउंड पर आइए। चौथा कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और यही सूत्र है ब्लीचिंग पाउडर का। यही आपका क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर हिंदी में कहते हैं इसको क्या? विरंजक चूर्ण। कई बार तो यह प्रश्न पूछ लिया है कि ब्लीचिंग पाउडर क्या है? मिश्रण है कि यौगिक है कि तत्व है? यौगिक है। जिसे हम रासायनिक सूत्र से व्यक्त कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो क्या है? यौगिक है। और ये इसलिए पूछा जाता है कि इसमें हिंदी नाम में भी चूर्ण लगा है और अंग्रेजी नाम में पाउडर लगा है। तो पहली बार समझ यही विकसित होती है, अच्छा पाउडर है, चूर्ण है, मतलब बहुत कुछ मिला होगा, ये तो मिश्रण होगा। बिल्कुल मिश्रण होगा। ये कंफ्यूजन हो जाता है, मिश्रण होने का कंफ्यूजन हो जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर एक यौगिक है, एक कंपाउंड है, जिसका रासायनिक सूत्र कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और आप जानते हैं कि इसका इस्तेमाल जो है व्यापक तौर पर सफाई करने के लिए किया जाता है। बाथरूम सब में काई सबको हटाने के लिए हम क्या छिड़क देते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। पानी बहुत गंदा है तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल सफाई के तौर पर किया जाता है, विरंजक के तौर पर किया जाता है। जैसे ऊन को, रेशे को साफ करना है तो उसे ब्लीचिंग पाउडर में डुबा देते हैं, पूरी तरह से वो क्या होते हैं? साफ हो जाते हैं। उदाहरण के लिए ऊन, आप जानते हैं ऊन पर कई रंगों को चढ़ाकर कई रंगों में बेचा जाता है। फिर उन रंगों को अगर अलग अलग करना है तो उन्हें ब्लीचिंग पाउडर में डाल देते हैं, रंग उसके उड़ जाते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है यह विरंजक के तौर पर इस्तेमाल होता है। ब्लीचिंग पाउडर जो है यह सफाई के रूप में इस्तेमाल होता है। और खासकर हम लोग तो बाथरूम में तो जरूर कभी ना कभी इसका इस्तेमाल किए हैं या करते देखे होंगे। बाथरूम में लगभग काई आ जाते हैं और काई उठाने का सर्वश्रेष्ठ विकल्प यही है, ब्लीचिंग पाउडर लाइए, छिड़क दीजिए, खत्म हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। अब यह बनाया कैसे जाता है? तो इसके बनाने की जो व्यापारिक विधि है, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर हिंदी में कहते हैं, और इसका जो केमिकल फार्मूला है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब इसका जो निर्माण है, इसका जो
निर्माण है, इसका जो निर्माण है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर का जो निर्माण, व्यापारिक निर्माण, हौसेन क्लेबर तथा बॉकमान, ये एक प्रोसेस का नाम है। हौसेन क्लेबर तथा बॉकमान एक केमिस्ट थे जिन्होंने कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को पहली बार बनाए थे। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर निर्माण की जो व्यापारिक विधि है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर निर्माण की जो व्यापारिक विधि है वो यही है कि इसे तैयार किया जाता है हौसेन क्लेबर तथा बॉकमान विधि के द्वारा। हौसेन क्लेबर तथा बॉकमान विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। अब ये विधि क्या है, कोई खास विधि नहीं है, बस इनका नाम आप याद रखिएगा, हौसेन क्लेबर तथा बॉकमान। हौसेन क्लेबर बॉकमान विधि के द्वारा ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तैयार करने के लिए क्या किया जाता है, तो सबसे पहले लिया जाता है आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बिना बुझा हुआ चूना, हाँ बुझा हुआ चूना, सॉरी बुझा हुआ चूना। अब बुझा हुआ चूना की प्रतिक्रिया किससे करवाई जाती है, क्लोरीन से करवाई जाती है और बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और निर्माण होता है किसका, जल का। तो ब्लीचिंग पाउडर निर्माण के लिए बुझा हुआ चूना का इस्तेमाल किया जाता है और क्लोरीन गैस का। और ये चूना है, ये क्लोरीन है, तो कभी कभी ब्लीचिंग पाउडर का चूने का यानी चूने का क्लोरीन ये भी कहा जाता, चूने वाला क्लोरीन कह दिया जाता किसको, ब्लीचिंग पाउडर को, कि ये चूना और ये क्लोरीन। तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण, व्यापारिक निर्माण हौसेन क्लेबर तथा बॉकमान विधि से किया जाता है। इसमें एक विशेष प्रकार के संयंत्र होते हैं जिनमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से करवाई जाती है और ब्लीचिंग पाउडर आपका तैयार है। अब ध्यान दीजिए कि ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीच करने की जो भी क्षमता होती है किसके कारण होती है, क्लोरीन के कारण। ब्लीचिंग पाउडर में एक विशेष प्रकार का गंध रहता है, वो भी किसके कारण, ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीच करने की जो क्षमता रहती है वो भी किसके कारण, क्लोरीन के कारण। चूने वाला क्लोरीन यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का जो भी गुण क्षमता है वो क्लोरीन की उपस्थिति के कारण है। और वहीं अगर हम ब्लीचिंग पाउडर को खुला छोड़ दें, ब्लीचिंग पाउडर अगर आप खरीद कर लाए हैं तो इस्तेमाल करने के बाद उसे एक बंद बर्तन में रखना पड़ता है। आप जानते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर को अगर हम खुला छोड़ दें, हम अपने वातावरण में खुला छोड़ दें तो ब्लीचिंग पाउडर की कार्य क्षमता घटते जाती है और एक समय समाप्त हो जाती है कार्य क्षमता। ब्लीचिंग पाउडर को हवा में खुला छोड़ देने पर कुछ समय के बाद उसकी कार्य क्षमता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है कार्य क्षमता उसकी। क्यों समाप्त हो जाती है, तो अगर आप ब्लीचिंग पाउडर को खुला छोड़ दीजिएगा तो ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेगा और वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। और क्या बनेगा जी, कैल्शियम, हाँ, और क्लोरीन गैस क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्लोरीन गैस क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण, ब्लीचिंग पाउडर को अगर हम वातावरण में खुला छोड़ दें तो ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट वही मकान में सफेदी करने के बाद बना था जी, जो कुछ समय के बाद झरझर के गिरने लगता है, वही आपका चूना पत्थर बन चुका है ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरीन का गया,
तो ब्लीचिंग पाउडर को बहुत ज़्यादा हमें खुला नहीं छोड़नी चाहिए, इस्तेमाल करके उसे एक बंद डिब्बे में मतलब डिब्बे में बंद करके रखनी चाहिए, ताकि वे वायुमंडल से दूर रहे। नहीं तो वे वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके बदल जाता किससे? कैल्शियम कार्बोनेट में। कोई दिक्कत? अब बाकी ब्लीचिंग पाउडर को तो आप देखे ही होंगे, ज्यादा बताने की जरूरी। पित्त धवल चूर्ण यानी कि पीला मतलब होता है उजला, लेकिन हल्का पीलेपन लिया हुआ रहता है, इसीलिए हिंदी में कहते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर एक पित्त धवल चूर्ण है। पित्त मतलब पीला, धवल का मतलब उजला। तो ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम के जो और कंपाउंड के बारे में जो बताए कि पूरा एकदम वाइट होता है, चाहे कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, सभी कंपाउंड देखने में एकदम उजले होते हैं कैल्शियम के। लेकिन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर की जब आप बात करिएगा, तो ब्लीचिंग पाउडर होता है उजला, लेकिन हल्का पीलापन लिए हुए रहता है, हल्का पीलापन हुए लिया रहता है। और या सबको लगता है कि जल में ये पूरी तरह से घुल जाता है, नहीं, बल्कि यह जल में बहुत कम घुलनशील है। ब्लीचिंग पाउडर जल में तो घुलते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ये घुलनशील नहीं है, बहुत कम घुलनशील है। ब्लीचिंग पाउडर का नोट में सूत्र गलत दिया हुआ है, सही है ना? CaOCl2 है ना? और संरचना सूत्र CaOCl2 इस तरह भी लिखा जाता है, बात सही है। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया, ये तो दोनों एक ही बात है। आइए अगला कंपाउंड पर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि यह प्लास्टर मटेरियल है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी निर्माण सबसे पहले मिस्र की सभ्यता ने ही किया था। मिस्र की सभ्यता जो सबसे पुरानी सभ्यताओं में से है, और कई इतिहासकार तो माना कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी वो मिस्र की सभ्यता। और ऐसा माना जाता है कि मिस्र की सभ्यता से ही केमिस्ट्री का उद्भव हुआ। तो मिस्र की सभ्यता के लोग कांच का निर्माण किए थे। किसका? कांच का निर्माण किए थे। और कांच के निर्माण के कारण ही यह माना जाता है कि मिस्र की सभ्यता से केमिस्ट्री की शुरुआत हुई। लेकिन ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, पहले इसको फॉर्मूला समझ लीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, या इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट H2O। यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में एक कैल्शियम सल्फेट के साथ आधे जल के अणु रहते हैं, तो दो के साथ पूरे रहते हैं। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? प्लास्टर ऑफ पेरिस में एक कैल्शियम सल्फेट अणु के साथ जल के आधे अणु रहते हैं, तो दो के साथ पूरे अणु रहते हैं। तो दो तरह से इसे हम व्यक्त कर सकते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को दो तरह से हम व्यक्त कर सकते हैं।
और इसके भी निर्माण की जब बात होती है तो ऐसा माना जाता है कि मिस्र की सभ्यता ने ही सबसे पहले इसको निर्मित किया था। आधुनिक काल में सबसे पहले इसका निर्माण कहां पर हुआ? पेरिस में हुआ, और व्यापक तौर पर इसका इस्तेमाल प्लास्टर के तौर पर किया जाता है। सीमेंट का खोज होने के बाद सस्ता हो गया सीमेंट, तो इनका इस्तेमाल प्लास्टर मटेरियल के रूप में बंद हो गया, लेकिन प्लास्टर मटेरियल के रूप में इसका व्यापक तौर पर इस्तेमाल होता है शुरुआत से। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को सबसे पहले पेरिस में बनाया गया, सबसे पहले। और शुरुआत में जब यह बनाया गया तो केवल इसका इस्तेमाल प्लास्टर मटेरियल के तौर पर होता था कि मैं उस समय सीमेंट जो है उतना ज्यादा व्यापक नहीं हुआ था, लेकिन अब तो इसका इस्तेमाल कई रूप में हो रहा है और प्लास्टर में ही कम हो रहा है। तो इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ गया। क्या पड़ गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ गया। और इसको जो बनाया जाता है, तो इसको बनाने के लिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि कैल्शियम सल्फेट जल के आधे अणु जुड़े रहते हैं, और कैल्शियम सल्फेट के 2 के साथ जल के पूरे अणु जुड़े रहते हैं, पूरे अणु जुड़े रहते हैं। अब ध्यान दीजिए कि इसको बनाने के लिए हम कैल्शियम का ही एक कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं, और वो है जिप्सम। अब जिप्सम भी पृथ्वी के भूपर पट्टी पर उपलब्ध है। कैल्शियम कार्बोनेट की उपलब्धता तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन ये जिप्सम जिसमें कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 जल के अणु जुड़े रहते हैं, ये भी पृथ्वी के भूपर पट्टी पर उपलब्ध है व्यापक मात्रा में। इसी जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में। इसी जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में। अब ध्यान दीजिए कि अगर हम इस जिप्सम को गर्म करें, सीधे 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दे, तो यह बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट, और इसके जल के अणु अलग हो जाएंगे पूरी तरह से। कैल्शियम सल्फेट 2 जल के अणु। अगर आप कैल्शियम सल्फेट जिप्सम को डायरेक्ट गर्म कर दीजिएगा, जिप्सम के डायरेक्ट गर्म कर दीजिएगा, तो आपका सारा जल का अणु उड़ जाएगा। इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम को तो गर्म करना तो जरूरी है, लेकिन बड़ी सावधानी पूर्वक गर्म करना जरूरी है। जिप्सम को गर्म करने पर क्या होगा? अगर जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस गर्म कर दे धराधर, तो जल के अणु सारा निकल जाएगा, सारा। बड़ी ही सावधानी पूर्वक इसे गर्म करना पड़ता है 120 डिग्री सेल्सियस तक, और सावधानी पूर्वक अगर आप गर्म करिएगा तब इसमें आधे जल के अणु रहेंगे और 1.5 जल के अणु क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे, तब आपका जिप्सम बनेगा। क्लियर हुआ? बात समझ गए? कोई दिक्कत? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम से बनाया जाता है। जिप्सम भूपर पट्टी पर उपलब्ध है व्यापक मात्रा में। उसी जिप्सम को बड़ी सावधानी पूर्वक 120 डिग्री सेल्सियस गर्म किया जाता है और जिप्सम बनकर तैयार होता है। और जिप्सम का खास गुण है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक और खास गुण है कि तुरंत इसको जल में दीजिए, फिर ये क्या बन जाएगा? जिप्सम को सावधानी पूर्वक 120 डिग्री सेल्सियस गर्म करिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस की खास विशेषता कि इसको पुनः आप जल में दीजिए, क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा। कोई दिक्कत? समझ गए? अब इसका इस्तेमाल देख लीजिए, मूर्ति बनाने में, हड्डियों के जोड़ने में किसका इस्तेमाल किया जाता है?
प्लास्टर ऑफ चलिए देख लीजिए एक बार, हो गया ना। कैल्शियम में इतना ही। अब कैल्शियम से रिलेटेड क्वेश्चन को बनाइएगा। क्वेश्चन बनेगा क्या जी, 1 के नोट से 2 का कम चल रहा है? आए देख रहे हैं ना, नोटो छूट जाता है। पढ़ते हैं कि ना? खड़ा हो जाइए तो 2 को क्वेश्चन पूछते हैं। खड़ा हो जाइए। कहिए तो अम्ल का धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या सब बनेगा? आए क्षार बनेगा। धातु को ऑक्साइड से अम्लों की अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या क्या बनेगा? ये पढ़ा है, कोई बोलेगा नहीं? पढ़ाए हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। अम्ल के लिए आधुनिक कौन कौन कॉन्सेप्ट है बताइए? आर्हेनियस है और एक, हाँ, और लुइस। बैठिए, देख रहे हैं स्थिति। किताब छूट जाता है, नोट छूट जाता है, लेकिन ये रहता याद रहता है नहीं, क्लास ना 10 बजे क्लास है। चलिए ध्यान दीजिए। कैल्शियम क्लियर हो गया ना? एक बार ध्यान ध्यान सरसरी निगाह से ध्यान दीजिए कैल्शियम पर। अभी जो क्वेश्चन पूछे कितना लोग को पता था? सही सही बताइए। कोई नहीं दिया, सब जानते रहता, पीछे से कोई न कोई बोल देता है कि अम्ल धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण और जल बनता। वेरी गुड। लवण यानी पता था बहुत को, हमको लगा था कि सब नील बटे सन्नीटे होगा। ठीक है, रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता, दरोगा नहीं होगा, ये गारंटी है। हाँ, क्योंकि 2 एग्जाम का मेरिट का छटा हुआ है 5-7 हजार स्टूडेंट, पूरा क्रीम 2 बार से। उसको तो पीटी मेंस में कोई नहीं रोक सकता आपके सिवा। समझ रहे हैं ना? इसलिए क्वेश्चन का संख्या बढ़ा रहे हैं। याद करिए, सीट अगर 1500-2000 आ गया बड़ी मुश्किल हो जाएगा। मतलब जो आप सोच रहे हैं कि एकदम मजा से पढ़ रहे हैं, दरोगा बनेंगे एक दिन, कभी नहीं। जब तक कष्ट नहीं हुआ तैयारी में सबसे, तब तक समझ जाए दरोगा की तैयारी अब के नहीं किए हैं, है कि ना? है। आइए दोस्तों, अगला जो है मैग्नीज, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। लोहा का तो इलाका बहुत बड़ा है, लोहा पर हम अगले क्लास में बात करेंगे। मैग्नीज पर बात कर लेते हैं। मैग्नीज का अगर पेरियोडिक क्लासिफिकेशन देखिएगा तो ग्रुप 7 का है, पीरियड 4 का है। और ग्रुप 7 बता रहा है कि मैग्नीज जो है एक संक्रमण धातु है। क्या है? संक्रमण धातु है, ट्रांजिशनल एलिमेंट है, ट्रांजिशनल एलिमेंट है। मैग्नीज जो है उसका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आपके सामने में है, 7 और आवर्त 4। और हम जानते हैं कि वर्ग 3 से लेकर 12 तक के तत्व को क्या कहते हैं? संक्रमण। आवर्त 7 को, 3 से 12 तक को क्या कहते हैं? संक्रमण धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? बफरिंग हो रहा है क्या? 3-4 सेकंड के लिए तू कह रहा बफरिंग हो रहा है, बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है क्या? ये कल से ये प्रॉब्लम लगातार आ रहा है। कल तो यही मैसेज कर रहा था सब, वीडियो रुक रुक जा रहा है। इसको दिखाइए, बोलिए जाके रोशन को कि ऐसा हो रहा है। एब्बला को कुछ बोलेगा
ठीक है ना, बोल दीजिएगा आज कैसा ऐसा हो रहा है। तो मैग्नीज ग्रुप 7 और पीरियड 4 का है, और हम जानते हैं कि वर्ग 3 से 12 तक, 3 से 12 तक संक्रमण धातु आते हैं। तो मैग्नीज एक संक्रमण तत्व या संक्रमण धातु है, यह वर्ग 7 का है। और मैग्नीज इसका जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है? 25 होता है। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 कितना बच गया जी? 2 10 2 12 6 18 2 20 अब 5 25, ये आपका है। तीसरा क्लास को हालांकि यहां पर ले आइएगा तो आप देख रहे पहला क्लास में 2, दूसरा क्लास में पहला सेल में 2, दूसरा सेल में 8, तीसरा सेल में 6 2 8 5 13, तीसरा के एस में 2, तीसरा के पी में 6, तीसरा के डी में 5, तो तीसरा में कुल कितना और चौथा में कुल कितना 2। अब अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखिएगा तो अंतिम कक्षा तो 4s है, लेकिन उससे पहले 3D आप वाउ नियम से लिखते हैं तो 3D 4s के बाद आता है, आप जानते होंगे। 3D में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। और डी ऑर्बिटल में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। डी ऑर्बिटल में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन है कितना? 5 है। संक्रमण तत्व अथवा संक्रमण धातु की एक प्रमुख विशेषता यह है कि सभी संक्रमण तत्व धातु में तीसरे के डी ऑर्बिटल में, तीसरे सेल के डी ऑर्बिटल पूरी तरह से भरा हुआ नहीं रहता है, जबकि उसके बाद वाला सेल उपस्थित रहता है। कौन? 4s। 3D पूरा नहीं भरा, इलेक्ट्रॉन चला गया किसमें? 4 चौथा कक्षा में। तो संक्रमण तत्व संक्रमण धातु की विशेषता है कि तीसरा कक्षा का डी ऑर्बिटल पूरी तरह से भरता नहीं है और इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता किसमें? चौथा कक्षा में। और ऐसा मैग्नीज के साथ नहीं है, ऐसा सभी संक्रमण तत्व के साथ है कि उनके तीसरे कक्षा के डी ऑर्बिटल पूरी तरह से भरे नहीं होते हैं, फिर भी इलेक्ट्रॉन अगले कक्षा में प्रवेश करते हैं। यानी डी ऑर्बिटल अपूर्ण। किसका? संक्रमण तत्व का, सभी संक्रमण तत्व का। तो मैग्नीज का भी है। बाकी इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है जी? 55 होता है। 54.8 का मान कितना आप दीजिएगा? 55 दीजिएगा, 55 होता है। अब आपका इसका घनत्व जो है एकदम भारी धातु पर, संक्रमण तत्व जो होते हैं, संक्रमण तत्व जो होते हैं वे क्षारीय और क्षारीय मृदा धातु के तुलना में बहुत ज्यादा भारी होते हैं। कितना है? 7.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो कैल्शियम में, एल्युमिनियम में, मैग्नीशियम, सोडियम से तो कई गुना ज्यादा भारी है आपका क्या? मैग्नीज। मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज की बहुत कम अयस्क की उपलब्धता है पृथ्वी के ऊपर पट्टी पर। जो अयस्क उपलब्ध है उसमें है आपका पायरोलुसाइट, पायरोलुसाइट, मैग्नीज डाइऑक्साइड को ही पायरोलुसाइट कहते हैं। और दूसरा है मैग्नाइट। दूसरा क्या है? मैग्नाइट। दूसरा है मैग्नाइट। मैग्नाइट एक जल के अणु जुड़े होते हैं। तो मैग्नीज की उपलब्धता बहुत कम है। मैग्नाइट तो बहुत न्यून मात्रा में उपलब्ध है पृथ्वी के ऊपर पट्टी में। थोड़ा बहुत आपको मैग्नीज है तो वो भी क्या? पायरोलुसाइट। और ये भी डायरेक्ट नहीं मिलता है ऊपर पट्टी पर, बाय प्रोडक्ट के मिलता है, बाय प्रोडक्ट के रूप में। यानी कहीं हेमाटाइट में निकल रहा था, देख लिया बगल में क्या? बगल में पायरोलुसाइट है, चलो इसको निकालो। बॉक्साइड निकल रहा था, बगल में ये निकल गया। तो इतनी भी उपलब्धता नहीं है। किसी न किसी अन्य अयस्कों की जहां पर उपलब्धता है वहां पर ये मिल जाते संयुक्त से पायरोलुसाइट। और दूसरा है मैग्नाइट, इसकी तो बहुत कम उपलब्धता है।
एक कह रहा कि इतना पढ़ने से रिजल्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बात है कि इतना कोई आप जितना पढ़ रहे उससे कोई और ज्यादा पढ़ रहा तो पहले तो उसका होगा, क्या है कि नहीं है? इतना पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ रहे हैं, इतना से ज्यादा कोई पढ़ रहा होगा तब क्या होगा? कितना नहीं पढ़ना है। पढ़ने के अलावा कोई दूसरा काम अगर आप नहीं कर रहे हैं, अब पार्ट टाइम जिसका जॉब है वो अलग बात है, लेकिन आप उम्र आए हैं पढ़ने तो सिर्फ पढ़िए। अब पटना आए हैं पढ़ने के लिए, धंधा कोई और चालू कर रहे हैं, है कि नहीं है? तो हो गया, आप श्योर रहिए नहीं होने वाला है। कमी है स्टूडेंट का, क्या पढ़ने वाला स्टूडेंट का कमी है? आप गांधी घाट का टूर मार रहे हैं तो कोई घर बंद करके पढ़ भी रहा है ना, तब आप काहे सोच रहे हैं कि आपको नौकरी होगा? काहे होगा आपको नौकरी? सबको तक हम तो पूरा टैलेंटेड है, 2 घंटा में इतना पढ़ देंगे ना कि सोनू मनु तो 4 दिन में नहीं पढ़ पाएगा उतना है। ये भी सोच रहा था बहुत का टैलेंटेड का। अरे 2 घंटा जिस दिन पढ़िएगा ना उसी समय सोनू मनु फोन करेगा, आ जाओ अब क्या है कि नहीं है? बहुत टैलेंटेड का ये भी कम है, पढ़ना है अब पढ़ने वाला को भगदाना है। ऐसा कई स्टूडेंट मिलेगा पूरा पढ़ लेगा 10 घंटा और शाम को निकलेगा चाय दुकान पर, और सब वहाँ जो थोड़ा थोड़ा जूनियर रहता है उसको पूरा नेगेटिव कर देगा। क्या करिएगा पढ़ के? क्वेश्चन तो आउटे होगा, क्वेश्चन आउट होगा। अगला बार हमको मिला था 82 नंबर हमको आया था, 83 पर कट ऑफ था, क्या हुआ पढ़ के? जो बोल रहा है वो पूरी तरह से पढ़ लिया है, अब सिर्फ इसलिए निकला कि 2-4 को बगदादी वो नहीं पढ़े, भर रहा टेंशन मेरे, ठीक है ना? सीनियर टाइप का थोड़ा तैयारी करते करते बाल सब पक गया तो जूनियर सब और वैल्यू देता, भैया है तो यही है, ठीक है कि नहीं? तो पायरोलुसाइट है, मैग्नेटाइट है। मैग्नेटाइट की तो उपलब्धता है नहीं, मैग्नीज आपको किससे प्राप्त करना पड़ेगा? पायरोलुसाइट से प्राप्त करना पड़ेगा, पायरोलुसाइट से निकालना है आपको मैग्नीज, क्योंकि यही आपके पास उपलब्ध है, आप इससे नहीं निकाल सकते। बस कर दीजिए इलेक्ट्रोलाइसिस, कोई दिक्कत नहीं है, जल में जलीय विलयन बना लीजिए। अब मैग्नीज या किसी भी संक्रमण धातु का इतना औकात नहीं है कि एकदम ठंडा जल या नॉर्मल वाटर से वो रिएक्शन कर लेगा, बहुत ज्यादा गर्माते हैं तब संक्रमण धातु जल से रिएक्शन करता है। क्लियर हो गया? तो पायरोलुसाइड से निकाला जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कर दीजिए, एनोड पर मिलेगा ऑक्सीजन, कैथोड पर मिलेगा मैग्नीज। मैग्नीज आपकर बनकर तैयार है, लेकिन करिएगा क्या? इसका भी कोई शुद्ध अवस्था में उपयोग नहीं है, लेकिन इसके एक यौगिक पोटेशियम परमैंगनेट, बहुत नाम सुने होंगे। अगर कोई कंपाउंड मैग्नीज का सबसे ज्यादा उपलब्ध है वो है पोटेशियम परमैंगनेट। इनका सबसे ज्यादा उपयोग होता है। कैसे? तो सबसे पहले लैब में इसका उपयोग होता है ऑक्सीकारक के रूप में। केमिस्ट्री का लैब पोटेशियम परमैंगनेट के बिना अधूरा होता है। इसका जो रंग होता है बैगनी होता है, और जल में डालने पर इसका रंग थोड़ा नोट में अलग तरह से, इसका रंग क्या हो जाता है? गुलाबी। पोटेशियम परमैंगनेट का रंग बैगनी होता है, बैगनी। लेकिन जब इसको आप जल में, पोटेशियम परमैंगनेट का जो रंग होता है बैगनी होता है, और इसको जल में जैसे डालते तो जल में घुलता तो इसका रंग क्या हो जाता है? गुलाबी हो जाता है, वायलेट से पर्पल। यह रंगों का परिवर्तन है। तीसरा इसका इस्तेमाल किया जाता है किसमें? कीटाणु नाशक के रूप में किया जाता है। क्या किस रूप में किया जाता है?
कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, कीटाणुनाशक के रूप में। और चूंकि मैग्नीज की शुद्ध अवस्था में बहुत कम उपयोगिता है, मैग्नीज की शुद्ध अवस्था में बहुत कम उपयोगिता है, तो पायरोलुसाइड से MnO2 से मैग्नीज बनाने के साथ डायरेक्ट मैग्नीज ना बनाकर डायरेक्ट क्या बना जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट बना। शुद्ध अवस्था में मैग्नीज का लगभग नहीं के बराबर उपयोग है। अगर मैग्नीज की उपयोगिता है तो सबसे ज्यादा पोटेशियम परमैंगनेट के रूप में। इसीलिए पायरोलुसाइड से मैग्नीज की प्राप्ति ना कर पायरोलुसाइड से डायरेक्ट क्या बनाया जाता है, KMnO4 बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, KMnO4। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल केमिस्ट्री के लैब में ऑक्सीकारक के तौर पर किया जाता है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल। दूसरा, इसका इस्तेमाल कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। इसको लाल दवा के भी नाम से जानते हैं, घाव सब पर लगाने में इसका इस्तेमाल होता है। जल को कीटाणु रही, कीटाणु का मतलब सूक्ष्म जीव नहीं होता है, कीटाणु का मतलब कीट मकड़ी जो आंखों से दिखते हैं, ठीक है ना। कभी कभी कीटाणुनाशक बोल देते तो लगता है कि बैक्टीरिया वायरस को भी मार देगा, नहीं, वो सूक्ष्म जीव है, वो कीटाणु नहीं है। ये कीटाणुनाशक है, ये एंटीसेप्टिक नहीं है, ये कीटाणुनाशक है। तो इसे लाल दवा के भी नाम से जानते हैं। पायरोलुसाइड से डायरेक्ट पोटेशियम परमैंगनेट बन जाता है। एक थोड़ा सा और सुधार करिएगा नोट में, कि पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 को गर्म करने पर यह K2MnO4 में बदल जाता है। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर पोटेशियम मैग्नेट, इसको पोटेशियम परमैंगनेट, इसको पोटेशियम मैग्नेट पढ़ते हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करेंगे तो पोटेशियम मैग्नेट बनता है। नोट में थोड़ा मिस्टेक है कि ना। K2MnO4 को क्या पढ़ते हैं, K2MnO4 को क्या पढ़ते हैं, पोटेशियम मैग्नेट पढ़ते। KMnO4 को पोटेशियम परमैंगनेट और K2MnO4 को पोटेशियम मैग्नेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म कर दीजिए, पोटेशियम मैग्नेट बन जाएगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? तो इतना याद रखना है। दूसरा कंपाउंड जो है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड है, यानी कि यही पायरोलुसाइड है। इसका जो इस्तेमाल होता है शुष्क सेल, शुष्क सेल मतलब ड्राई सेल, वही निप्पोबायोटिक सब जो इस्तेमाल करते हैं आप, शुष्क सेल में विदुर्बक के रूप में। किसमें? विदुर्बक के रूप में, डायपोलराइज्ड के रूप में। अब विदुर्बक क्या होता है इसको भी आप समझ लीजिए, नोट में गलत दिया हुआ है इसलिए आप समझिए। मैग्नीज डाइऑक्साइड जिसको आप पायरोलुसाइड भी बोलते हैं, इसका इस्तेमाल शुष्क सेल ड्राई सेल में विदुर्बक यानी कि डायपोलराइज्ड के रूप में किया जाता है। अब विदुर्बक क्या है तो आप जानते हैं कि शुष्क सेल में एनोड के रूप में ग्रेफाइट के छड़ का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? ग्रेफाइट के छड़ के। तो शुष्क सेल के नहीं, शुष्क सेल में ऋणात्मक प्लेट को एनोड कहते हैं और धनात्मक प्लेट को क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में ऋणात्मक कैथोड, धनात्मक एनोड। इलेक्ट्रोलाइसिस में धनात्मक एनोड, ऋणात्मक कैथोड। सेल में उल्टा, सेल में ऋणात्मक एनोड, धनात्मक। तो सेल में ग्रेफाइट धनात्मक ग्रिड यानी कैथोड के रूप में काम करता है। तो शुष्क सेल का जो जो हम उपयोग करते हैं तो ग्रेफाइट पर, ग्रेफाइट जो कार्बन पर ऑक्सीजन जमा होने लगता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ध्रुवण कहते हैं। सेल के कैथोड या धनात्मक ग्रिड या ग्रेफाइट पर ऑक्सीजन का जमा होना क्या कहलाता है? ध्रुवण कहलाता है। अब मैग्नीज डाइऑक्साइड इसी ऑक्सीजन को हटाने का काम करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? विदुर्बक कहते हैं। क्या कहते हैं? विदुर्बक कहते।
तो विदुर्भक का काम है कि सेल के ग्रेफाइट के छड़ पर जो ऑक्सीजन जमा हुआ है उसको क्या कर देना, हटा देना। देखिए नोट थोड़ा, अरे थोड़ा तो गड़बड़ा गया, तो हाइड्रोजन जमा होता है, सॉरी सॉरी, हाइड्रोजन का जमा होना क्या कहलाता है, ध्रुवण कहलाता है, ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन का जमा होने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, ध्रुवण। देखिए विदुर्भक यानी कि डायपोलाइट शुष्क सेल में एनोड पर, शुष्क सेल में एनोड पर कि कैथोड पर, हाँ कैथोड पर होगा, शुष्क सेल के कैथोड पर H2 गैस जमने की प्रक्रिया ध्रुवण कहलाती है। Mn2 द्वारा H2 गैस जमने की प्रक्रिया ध्रुवण कहलाती है। ये जो शुष्क सेल में एनोड पर H2 गैस जमने की प्रक्रिया ध्रुवण कहलाती है। विदुर्भक को पूरी तरह से काट दीजिए, ठीक है, काट दिए, विदुर्भक को काट दीजिए ना, काट दिए। अब समझिए, अब समझ लीजिए और उसके बाद लिख लीजिएगा। पहले आप समझ लीजिए क्या है, समझे ना, लिखिए मत, समझिए पहले, समझ कर आप लिख लीजिएगा। शुष्क सेल में कैथोड ग्रेफाइट पर हाइड्रोजन का जमा होना क्या कहलाता है, ध्रुवण कहलाता है। हाइड्रोजन का जमा होना, उसी को मैग्नीज हटाने का काम करता है, ठीक है ना। जमा हुए हाइड्रोजन को हटाने का काम करता है मैग्नीज डाई, और यही कार्य कहलाता है क्या, तो हाइड्रोजन जो जमा हुआ उसे हटाने का काम मैग्नीज डाइऑक्साइड करता है। यही काम करना क्या कहलाता है, विदुर्भन कहलाता है। क्या कहलाता है, विदुर्भन। समझ गए ना, बात को समझ गए ना। जमा हुआ हाइड्रोजन के हटाने की प्रक्रिया जो मैग्नीज डाइऑक्साइड के द्वारा होती है वही क्या कहलाती है, विदुर्भक कहलाती है। क्लियर हो गया, बातों को समझ गए। तो सोडियम हो गया, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, इतना धातु हो गया ना। अगले क्लास में अब लोहा पढ़ेंगे और लोहा के बाद क्वेश्चन कर लेंगे, होगा तो लोहा तक, ठीक है ना। मिलिए अब अगले क्लास में।